नोटिफिकेशन दिया था। कि श्याम सिंह के और कैसे हैं आप सब लोग? गुड आफ्टरनून सभी को। तो जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि लास्ट वीक हमने एक एमसीक्यू की वीडियो लॉन्च की थी, ठीक है? आज भी हम आपके लिए एक एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो ये एमसीक्यू उसी से रिलेटेड है जो हमारी एप्लीकेशन पे जो भी हमारी क्लास चलती है, ठीक है ना? ये उसी से रिलेटेड है। आज भी ये क्लास उसी से रिलेटेड है, ठीक है ना? 72 आई थिंक 77 की आज की हमारी क्लास होगी, ठीक है? तो टोटल हम इतनी क्लास कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है ना? और यहाँ पे मुझसे सिर्फ कमेंट्स में संभावना वाली बातों पे बात ना करेगा कोई भी, क्योंकि मैं कमेंट्स पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, ठीक है ना? जिस चीज़ में संभावना होती है वो चीज़ हम बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, हम सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है ना? एमसीक्यू से रिलेटेड बात करेंगे, जो भी आपका डीआरडी कोर्स में कोर्स आता है हम उसके रिलेटेड बात करेंगे, ठीक है ना? अदरवाइज हम यहाँ पे किसी और विषय में कोई बात नहीं करेंगे। एग्जाम कब होगा, कब नहीं होगा, होगा कि नहीं भी होगा, इस पे कोई बात नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है? तो अपनी जो भी मैंने बताया था आपको, ठीक है ना? सभी लोग जो भी न्यू स्टूडेंट हैं और जो पुराने स्टूडेंट पहले भी हमें फॉलो कर रहे हैं और जो नए स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए कहूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक पीडीएफ का एक चैप्टर बनाया था, लास्ट वीक भी हमने भरवाया था, काफ़ी अच्छा लोगों का रिस्पॉन्स आया था। तो जो नए हैं, जिन्होंने भर दिया वो नहीं, जो नए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है फॉर्म का, उस फॉर्म पे क्लिक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और क्या करेंगे उसको, यानी कि मेरा अपना चैनल है एक, ठीक है ना? उसको सब्सक्राइब कर लें और लिंक पे क्लिक करके एक फॉर्म भर दीजिए, ताकि मुझे रिक्वायरमेंट पता लग जाए कि किस-किस को मुझे पीडीएफ सेंड करनी है, ठीक है ना? उसमें नंबर आपका करेक्ट होना चाहिए, ठीक है? और ईमेल एड्रेस भी। तो आई थिंक सभी लोग मोस्टली लोग आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं हमारे साथ, ठीक है? अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है? तो एमसीक्यू स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये वो एमसीक्यू है जो अभी हद तक मैंने टॉपिक कवर कराए हैं, ठीक है ना? उसके बेस पे कुछ सीरीज़ मैंने बनाई है, टेस्ट सीरीज़ मैंने बनाई है, ठीक है ना? तो उसके हिसाब से जो है हम उसपे काम करेंगे। आज मैं आपको एमसीक्यू का एक सीरीज़ है, मिक्स सीरीज़ है, ठीक है ना? वो मैंने आप लोगों के लिए रेडी की है और उसपे हम आज बात करने वाले हैं, ठीक है ना? उसको उसपे हम डिस्कस करेंगे और पेन लेके बैठिए, अपने-अपने क्वेश्चंस को नोट कीजिएगा। 52 अराउंड क्वेश्चंस हैंगे और बैक टू बैक वीडियो आएगी। इसके बाद 4 बजे से एक सेशन लगाया गया है, वो भी जो है आपका एमसीक्यू की है, ठीक है ना? 2 आज यूट्यूब पे हमारी क्लास होंगी, तो कहीं मत जाइएगा, ठीक है ना? तो बने रहिएगा इस पे, तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है? तो चलिए ठीक है, स्टार्ट कर देते हैं और ठीक है ना? आप देखिए कमेंट्स कर तो रहे हो, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया है कि कोई भी बात नहीं करेगा, ठीक है ना? इधर-उधर की कोई बात नहीं करेगा, ठीक है? सिर्फ़ और सिर्फ़ किसकी बात करेंगे? पढ़ाई की बात करेंगे, एमसीक्यू की बात करेंगे, टॉपिक की बात करेंगे, कितने टॉपिक कवर हैं उसकी हम बात करेंगे, ठीक है? अदरवाइज़ किसी और टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे, ठीक है? और कुछ स्टूडेंट का वेट मुझे है, जो शायद अभी तक नहीं आ पाए हैं, तो आ जाएँगे तो अच्छी बात है। हुँ। हुँ। ठीक है। थोड़ा-सा पेशेंस लेवल बनाए रखें। बस कुछ ही देर में हम स्टार्ट करने वाले हैं आपकी क्लास और अच्छा ठीक है ना? तो और किसी के कोई डाउट हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। 2 मिनट बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है? 2 मिनट बाद। तो
जो भी नए स्टूडेंट हैं या जो हमें फॉलो कर रहे हैं, उनको मैंने लास्ट वीक भी बोला था कि इन्फोट्रेड की एप्लीकेशंस जो डिस्क्रिप्शन के लिंक में दी हुई है उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें क्या है कि हमारी डेली क्लास चलती है, डीआरडीओ से रिलेटेड हमने मोस्टली टॉपिक कवर कराए हैं, ठीक है ना? और उसमें डेली क्लास चलती है हमारी, लाइव क्लास चलती है, ठीक है ना? और काफ़ी स्टूडेंट बेनिफिट ले रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी जो है इन्फोट्रेड का एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड कर लें, ठीक है? तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए प्रियंका, प्रियंशु, तो स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? तो पेन लेके बैठिएगा साथ में ताकि अपने आप को आप जज कर सकें। ये स्पेशल एमसीक्यू मैं सभी के लिए लेकर आता हूँ, जो कि हमारे ऐप के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी और जो यूट्यूब पे है उनके लिए भी, ठीक है ना? और कंटिन्यू एमसीक्यू हमारा एप्लीकेशन पे स्टार्ट रहता है हमेशा, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं पहले से। तो मिक्स क्वेश्चन की सीरीज में लेकर आया हूँ आपके लिए, ठीक है ना? तो सबसे पहले देख लेते हैं इनमें से किस हेडर फाइल का उपयोग सी प्लस प्लस में नहीं किया जाता। तो क्वेश्चन आपके सामने है, मैंने मिक्स सीरीज लेकर आया हूँ आपके लिए, इसमें सब कुछ है, इसके अंदर इस सीरीज के अंदर सब कुछ मिलेगा। अब जिन स्टूडेंट को जो स्टूडेंट इसमें नए हैं, तो उनको पता चलेगा कि वो कहाँ पे लैकिंग कर रहे हैं, वो कहाँ पे लैकिंग कर रहे हैं, उन्होंने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा। बट ये जो मैंने लेकर आया हूँ आपके लिए, ये टेस्ट सीरीज सभी के लिए है, ठीक है ना? तो जो जो टॉपिक सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस सभी टॉपिक मैंने कवर कराए हैं, ठीक है ना? तो इसका आंसर दीजिए मुझे। तो किन में इनमें से किस हेडर फाइल का उपयोग सी प्लस प्लस में नहीं किया जाता? सी प्लस प्लस में नहीं किया जाता। ए जो जवाब दे रहा है लाइट कम है सर जी, मुझे तो क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना? श्याम सिंह, आप में अपलोड होगा वन का सी, ठीक है, ठीक है, आंसर आ रहे हैं निकल के। दीजिए दीजिए, इतने सारे स्टूडेंट हैं, कुछ तो आंसर दीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, और अच्छी बात है। सी कॉन्यो डॉट एच, कॉन्यो डॉट एच, इसमें पूछा है कि नहीं किया जाता है ना, इसमें पूछा है कि नहीं किया जाता, तो किस में नहीं किया जाता? कॉन्यो डॉट एच कर सकते हैं यूज, ठीक है। आई स्ट्रीम डॉट एच क्या है, हम इसके अंदर इसको क्या आई स्ट्रीम डॉट एच को हम क्या कर सकते हैं, ये तो इसी सी प्लस प्लस की फाइल है, ये क्या है सी प्लस प्लस की फाइल है। और मैथ डॉट एच तो मैथ के फंक्शन के लिए हेडर फाइल होती है, उसको तो हम कॉमनली दोनों प्लेटफॉर्म पे यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। अब बचा क्या, एसटीडी डॉट एच। तो एसटीडी डॉट देखो, एसटीडी डॉट एच होती क्या चीज है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल। हम स्टूडियो डॉट एच की बात करते हैं, इनमें से कौन सी उपयोग नहीं कर सकते। और ऐसे ही सेम हमारा जो है आई स्ट्रीम के अंदर क्या होता है, आई स्ट्रीम के अंदर भी इनपुट आउटपुट के क्या होते हैं, इनपुट आउटपुट के फंक्शंस होते हैं, वो किसमें होते हैं, आई स्ट्रीम डॉट एच में। जब हम सी प्लस प्लस का यूज करते हैं, सी प्लस प्लस में आउटपुट के लिए क्या यूज करते हैं, सी आउट, और इन के लिए क्या करते हैं हम, सी इन। यानी कि स्कैनफ, हम जो स्कैनफ सी लैंग्वेज में पढ़ते हैं वो हम सीन पढ़ते हैं सी प्लस प्लस में। तो आई स्ट्रीम डॉट एच में इनपुट आउटपुट के फंक्शंस होते हैं, और स्टूडियो डॉट एच में भी इनपुट आउटपुट के फंक्शन होते हैं, लेकिन वो सी लैंग्वेज के होते हैं। तो मोस्टली प्रोबेबली जो आपका आंसर है वो आपने सही दिया है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या है, सी। सी आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, स्टूडियो डॉट एच, ठीक है। और गलत जवाब मत दीजिए अभिषेक चतुर्वेदी, क्लास को डेली अटेंड करते हो तब भी कभी कभी आते हो, ठीक है। मेरी नज़रें आप लोगों के कमेंट्स पे ही रहती हैं, ठीक है। तो क्योंकि सामने स्क्रीन लगी हुई है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी है मोस्ट, काफी लोगों ने जो है सी आंसर दिया है, तो सी आंसर हमारा सही है, बाकी सभी का जो है गलत आंसर है, ठीक है। तो नोट कर लीजिएगा कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हैं और कहाँ पे कितने एग्जाम के आपके नंबर आ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में कॉम्बिनेशन सभी चीज का आने वाला है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि कंप्यूटर फंडामेंटल आएगा या कुछ और चीज आ जाएगी, हर चीज बराबर बराबर की आएगी उसके अंदर, ठीक है। और लैंग्वेज का पार्ट तो एक ऐसा पार्ट है जो सबसे ज्यादा आना है, जो जो कि सबसे ज्यादा आना है, ठीक है ना। इनमें से किस हेडर फाइल का उपयोग करते हैं, स्टूडियो डॉट, और स्टूडियो डॉट एच को मैंने आपको डिफाइन भी कर दिया है। इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के फंक्शन होते हैं, यानी कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट के हेडर फाइल के फंक्शन होते हैं सी लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें सीधे सीधा हम आगे जाते हैं और दूसरे फंक्शन को जो है पढ़ते हैं, फ्लोट। फ्लोट की स्टोरेज साइज क्या होती है, तो फ्लोट की स्टोरेज साइज
क्या होती है? देखिए, मैंने अपने स्टूडेंट को सबको बता रखा है कि, है ना, इंटीजर कितने बाइट्स का होता है, कैरेक्टर कितने बाइट्स का होता है ना? और फ्लोट कितने बाइट्स का होता है। तो इस ये बिट बाइट मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ सभी स्टूडेंट को, ठीक है ना? और जितनी बार भी मैंने यूट्यूब पे क्लास दी है, उन सभी स्टूडेंट को मैंने ये बोला है कि आप इन्फोट्रेड का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, ताकि आप रेगुलर क्लास अटेंड कर सकें, ठीक है ना? तो जिन्होंने नहीं करी है, कोई बात नहीं। तो आंसर निकल के आ रहे हैं। सुनील कुमार आंसर दे रहे हैं बी, बी, बी। ठीक है, 7 बाइट दे रहे हैं आंसर। 2 भी दे रहे हैं, 5 बाइट भी दे रहे हैं, ठीक है, ए भी दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, देते रहिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए इनमें से कोई नहीं, ये तो हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना? ये तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा गलत हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये तो हमारा गलत हो जाएगा। 5 बाइट का कोई भी इंटीजर नहीं होता, ना ही हमारे पास में 7 बाइट का कोई इंटीजर होता है, ठीक है ना? ओ सॉरी, फ्लोट। तो तो इसमें क्या सही है हमारे पास में? अश्विनी चौधरी, हमारे पास में क्या सही है? अब आपको पता चल गया होगा कि क्या सही है इसके अंदर, ठीक है ना? 4 बाइट का और 2 बाइट का हमारा क्या होता है? 2 बाइट का हमारे पास में होता है इंटीजर। 2 बाइट का क्या होता है हमारे पास में? इंटीजर, ठीक है ना? 4 बाइट, तो हमारा आंसर क्या है इसमें? 4 बाइट। तो ए हमारा जो है इसमें सही आंसर है 4 बाइट। क्लियर हो गया? तो ये मैंने जब आपको सी सी का जो मैंने चैप्टर आपको समझाया था, ये वही चीज है, ठीक है? मैंने आपको जो सी का चैप्टर समझाया था, ठीक है? और चलिए आगे चलते हैं, ठीक है? रन टाइम, अब लिखा है इसमें, रन टाइम स्क्रीन को होल्ड करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? रन टाइम स्क्रीन को होल्ड करने के लिए किस स्क्रीन का, किस होल्ड करने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है? क्लियर सर, गेट ch फ्री या गेट कैर? तो मुझे बताएंगे, आंसर देंगे इसका मुझे कि क्या है क्या नहीं है इसका आंसर, ठीक है? इसका आंसर दीजिए। ठीक है, क्या हो गया? क्यों? वॉइस, वॉइस है, मैंने ऑफ कर दी थी बीच में, ठीक है? मैंने ऑफ कर दी थी बीच में। तो हमारा क्या आंसर है इसमें? बी हमारा इसमें सही आंसर है, ठीक है?
बी इसमें हमारा क्या है, सही आंसर गेट सी एच। स्क्रीन को होल्ड करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, गेट सी एच का, जो कि मोस्ट प्रोबेबली सभी ने सही आंसर दिया है। ठीक है, सभी ने सही आंसर दिया है, तो गेट सी एच हमारा क्या है, इसमें इसमें हमारा सही आंसर है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, और अब चौथा क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन क्लास का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा क्लास का भाग नहीं है। जो सी प्लस प्लस होती है उसमें हमारी क्या होती है, क्लासेस होती है। मैंने आपको बताया था सी प्लस प्लस में मैंने आपको क्लासेस सिखाई थी, तो सी प्लस प्लस का जब आप चैप्टर सीखेंगे तो उसमें क्लासेस होती हैं। क्लास के अंदर हमारे क्या होते हैं, मेथड बने होते हैं, डेटा मेंबर्स होते हैं। ठीक है ना, तो ये है, तो इसमें से कौन सा क्लास का भाग नहीं है। तो इसमें बोल रहा है, पहला बोल रहा है प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड मेन फंक्शंस, तो इसमें क्लास का भाग कौन सा नहीं है, तो मुझे बताइए आप लोग। सुनील कुमार, ओमकार, के के नोट करते रहिएगा आप अपने क्वेश्चंस, नोट करते रहिएगा। ठीक है, नोट करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्ट टाइम क्या है स्टार्ट होने का क्लास, हाँ, तो 10 ए एक क्वेश्चन आप दे रहे हो आशुतोष, एक बार करोगे तो भी मुझे दिखाई देगा, 100 बार करोगे तो भी मुझे दिखाई देगा। ठीक है, एनर्जी को वेस्ट ना करें, सिर्फ सीखने में और ध्यान देने में लगाइए। ठीक है, अब देखिए, जब हम क्लास यूज करते हैं, मैं आपको बता देता हूं, जब हम क्लास यूज करते हैं, ठीक है ना, क्लास में क्या होता है, क्लास में क्या होता है देखिए, तो जो हमारी क्लास होती है उसको हम इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं। जैसे सपोज करो मैंने लिखा क्लास, क्लास मैंने लिखा यहाँ पे बेस, ये मेरी क्लास का नाम हो गया, ये मेरी क्या है, क्लास का नाम हो गया, और ये इसका मैंने स्टार्ट ऑन किया, ये मैंने ऑफ किया। इस तरीके से हम सी प्लस प्लस में क्लास बनाते हैं। तो क्लास बनाते हैं तो उसमें क्या होते हैं, डेटा मेंबर होते हैं हमारे, डेटा मेंबर इंटीजर ए कोमा बी। ठीक है ना, इसके अंदर हमारे कुछ मेथड होते हैं, जैसे कि मैंने लिखा वॉइड, वॉइड शो, ये क्या है मेरा एक डेटा मेंबर। तो इसके अंदर क्या होता है कि पब्लिक, पी यू पब्लिक, प्राइवेट, तो हम क्लास के अंदर क्या होते हैं, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड। हम अपने डेटा मेंबर को या हम अपने फंक्शंस को पब्लिकली कर सकते हैं, प्राइवेटली कर सकते हैं, और प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं, ताकि किसी और क्लास में उसको एक्सेस ना किया जा सके। ठीक है ना, तो ये चीज होती है। लेकिन मेन फंक्शन में हम क्या करते हैं, क्लास को क्या है, ऑब्जेक्ट बना के उसके मेथड को कॉल कराते हैं। तो इसलिए मेन जो है क्लास का पार्ट नहीं है, तो इसलिए हमारा जो आंसर है, इन्हें सबको छोड़ के हमारा जो आंसर है वो है मेन। ठीक है, तो मेन जो है हमारा किसका, इसका पार्ट नहीं है, तो मेन फंक्शन हमारा इसका सही आंसर है, और जिसका सही आंसर नहीं है वो इसको नोट कर लेंगे। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। प्राइवेट एंड एम प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन में किसे एक्सेस किया जा सकता है, प्राइवेट एम प्रोटेक्टेड मेंबर फंक्शन में किसे एक्सेस किया जा सकता है, तो बताओ। प्राइवेट एंड ये हम क्लास का हमारा कौन सा पार्ट है, ये हमारा सी प्लस प्लस का लेसन है, सी प्लस प्लस का हमारा लेसन है। ठीक है, सी प्लस प्लस का लेसन है, तो बोल रहा है प्राइवेट फंक्शन, यानी कि फ्रेंड फंक्शन जो क्लास का फ्रेंड फंक्शन है। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन जो मेंबर फंक्शन हो, ड्राइव्ड क्लास का मेंबर फंक्शन हो, उपरोक्त सभी। सही आंसर निकल के आ रहा है, बिल्कुल सही। क्लियर है, क्लियर है, एक्सेस कराया जा सकता है। तो यानी कि ये जो ऊपर की तीनों बातें लिखी हैं वो क्या लिखी हैं, जो ऊपर की तीनों बातें लिखी हैं वो सही लिखी हैं। ठीक है, हम उसको एक्सेस करा सकते हैं, तो उपरोक्त उपरोक्त सही हमारा क्या है, सही आंसर है। ठीक है, एक्सेस करा, इन तीनों कंडीशन में हम इसको प्राइवेट और प्रोटेक्टेड फंक्शन को क्या कर सकते हैं, डेटा मेंबर को क्या कर सकते हैं, एक्सेस करा सकते हैं। ठीक है, उसके फ्रेंड फंक्शन, अगर ये उसके फ्रेंड फंक्शन है। ठीक है ना, क्या है फ्रेंड फंक्शन, जो क्लास का फ्रेंड फंक्शन है, फ्रेंड फंक्शन जो मेंबर का फंक्शन हो, और ड्राइव क्लास का मेंबर हो। ड्राइव क्लास मैंने आपको बताई थी, एक क्लास को दूसरी क्लास से ड्राइव करना, एक क्लास को
क्लास को दूसरी क्लास से मतलब एक क्लास को दूसरी क्लास से ड्राइव करने को इनहेरिटेंस बोलते हैं, ठीक है ना। तो उससे भी हम जो है इसको एक्सेस करा सकते हैं, ठीक है। हाँ, अनु कुमारी, क्लास का टाइम नहीं पता। एक्चुअली हम यूट्यूब पे क्लास नहीं लेते हैं, हम यूट्यूब पे क्लास नहीं लेते हैं। यूट्यूब में हम हफ्ते में एक बार आते हैं, ठीक है ना। जो कि मेन मेन थोड़ी सी इंपॉर्टेंस हमारी वीडियो होती है, उनको हम डालते हैं यूट्यूब पे, ठीक है ना। ताकि आप लोग डेली पार्ट का मेंबर बन सको, आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सको इन्फोट्रेड की, ठीक है ना। तो हफ्ते में एक बार एमसीक्यू लेके आते हैं सिर्फ यूट्यूब पे, और बाकी डेली क्लास जो चलती है हमारी इवनिंग में चलती है 8 बजे से, ठीक है ना। 8 बजे से हमारी क्लास डेली चलती है। वो भी चलती है किस पे, ऐप पर, इन्फोट्रेड के ऐप पर। तो वही चीज है कि आपको इसलिए डेली क्लास का नहीं पता चलेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। प्री प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर को हैश इंक्लूड की जरूरत होती है। प्री प्रोसेसर को हैश इंक्लूड की जरूरत होती है जब कंसोल आउटपुट का उपयोग करते हैं, बी कंसोल इनपुट का उपयोग करते हैं। बताइए क्या, प्री प्रोसेसर को हैश इंक्लूड की जरूरत पड़ती है जब कंसोल आउटपुट का उपयोग करते हैं या कंसोल इनपुट का उपयोग करते हैं, दोनों सही है या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए। ओके, सुनील कुमार ने आंसर दिया है। पुष्पा देवी बोल रही है कि सर आप डेली क्लास क्यों नहीं लेते। हम डेली क्लास लेते हैं, ठीक है, एप्लीकेशन पे लेते हैं। किस पे लेते हैं, एप्लीकेशन पे लेते हैं। इन्फोट्रेड की एप्लीकेशन पे डेली क्लास चलती है, आप लोग आइए मेंबर बनिए उसके, ठीक है। और पीयूष बी बी दिया है बल्कि की आंसर आपका, हमारा क्या है कि जरूरत होती है कंसोल। देखो जरूरत किस में पड़ती है, कंसोल आउटपुट का उपयोग होता है तब भी पड़ती है, कंसोल इनपुट का उपयोग होता है तब भी पड़ती है। तो इट मींस हमारा क्या हुआ, हमारा जो है सी आंसर हमारा सही हो गया। सी आंसर हमारा क्या है कि दोनों दोनों केस में हमें जो है, ए और बी के केस में हमें हैश यानी कि प्री प्रोसेसर को हैश इंक्लूड की जो है जरूरत होती है, हैश इंक्लूड, ठीक है, प्री प्रोसेसर, ठीक है, क्लियर हो गया। और ये प्री प्रोसेसर क्या होते हैं, हमारी फाइल्स होती हैं, ठीक है, हैश इंक्लूड्स। आगे चलते हैं। निम्न में कौन सा कथन सही है। देखिए मैंने अपनी अपनी तरफ से सभी को कुछ लैंग्वेज कराई है, ठीक है ना। और आप लोग जो नए हैं या जिन्होंने नहीं सीखा है, तो उनको मैं यही बताना चाहूंगा कि जब आप डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पे ये सब देखने को मिलेगा आपको। तो बेटर है कि आप चाहो तो हमारे से जुड़ के सीख लीजिए, वरना कैसे भी करके सीखिए, सारे टॉपिक को कवर कीजिए, तभी आप अच्छे मतलब तभी आप एग्जाम में अच्छे नंबर ला पाएंगे और एमसीक्यू को कवर कर पाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि एमसीक्यू तो बहुत है, उसको कवर करने के लिए नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। हाँ वहां पे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। ओमकार सी बता रहे हैं। और बताइए। प्राची, दो तीन ही पढ़ते हैं, आंसर दीजिए। बी बी तो देखिए, अब मैं आपको समझाना चाहता हूं इस चीज के लिए, समझाने पे आप लोग मजबूर कर देते हैं मुझे, ठीक है। अब देखिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो फॉर देखिए लूप की अगर हम बात करें, किसी भी लूप की अगर हम बात करते हैं, तो लूप को क्या बोलते हैं हम, रिपीटेड कंट्रोल। क्या बोलते हैं, रिपीटेड कंट्रोल। जो कि अब इसमें तीन चीज होती है हमारे पास में। तीन चीज क्या होती है कि जो हमारा वेरिएबल है, लूप किस पे लगता है, वेरिएबल पे लगता है। जो हमारा वेरिएबल है, कोई भी हमारा वेरिएबल हो, जैसे कि सपोज करो मेरा ए नाम का कोई वेरिएबल है, ए नाम का वेरिएबल है, उसके अंदर मैंने डाल दिया 1। तो लूप तीन बातों पे डिपेंड करता है, क्या, इनिशियलाइजेशन, ठीक है, कंडीशन और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। लूप तीन बातों पे चलता है, इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल और कंडीशन ऑफ वेरिएबल और डिक्रीमेंट ऑफ वेरिएबल। तो डिक्रीमेंट ऑफ वेरिएबल या इंक्रीमेंट ऑफ वेरिएबल। तो इनिशियलाइज, ये तो हो गया मेरा इनिशियलाइज हो गया ये तो मेरा, ठीक है ना। और ये हो गया इफ, अगर ये बड़ा है 10 से, तो ये हो गया क्या मेरा, ये हो गई मेरी कंडीशन, कंडीशन हो गई। और
और ये हो गया प्लस प्लस इंक्रीमेंट या ए माइनस माइनस, ये हो गया मेरा डिक्रीमेंट। तो क्या इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और ये इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, ये तीन चीजें होनी लूप में बहुत जरूरी है। अगर ये तीन चीजें सलीके से लगी हुई हैं लूप के अंदर, तो लूप हमारा सक्सेसफुल चल रहा है। और वही चीज लूप का कंसेप्ट की जो लूप का जो कंसेप्ट है वो बताया गया है। ये फॉर लूप का एग्जांपल है, चाहे ये डू वाइल का हो चाहे किसी का हो, तो कंसेप्ट वही चलेगा कि वेरिएबल। अब देखो पढ़ लेते हैं कि जो पहला ऑप्शन है हमारा, पहला ऑप्शन है हमारा a इज इक्वल टू 1 इनिशियलाइज्ड है, ठीक है, a प्लस प्लस, और यहाँ पे क्या है कि कंडीशन भी है और लेकिन इंक्रीमेंट भी है। तो इट मींस ये तो सही हो जाना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लूप में तीन बातों को होना बहुत जरूरी होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उल्टा हो गया, पहले इनिशियलाइज होगा, उसके बाद में कंडीशन होगी, देन क्या होगा, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे उल्टा हो गया, तो ये हमारा गलत हो गया। उसके बाद में अगर मैं नीचे से देखूं तो पहले ये यहाँ पे क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, तो मेरा ये भी गलत हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हुआ, ए इज इक्वल टू 20 हो गया, ठीक है ना। यहाँ पे सही है, यहाँ पे क्या है मेरा सही है, ए इज इक्वल टू इनिशियलाइज फर्स्ट नंबर पे, और ये कंडीशन आ गई सेकंड नंबर पे, और ये डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट हो गया थर्ड नंबर पे। लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे डॉट लगा दिया गया, सेमीकोलन की बजाय डॉट लगा दिया, तो मेरा ये भी गलत हो गया। तो मेरा सही कौन सा है, बी। तो इंट ए इज इक्वल टू 0, ए इज लेस देन 10, देन ए प्लस प्लस होता रहे। तो यही चीज होती है लूप के अंदर सिखाने वाली चीजें, जो कि मैंने आपको बताई है, ठीक है। क्लियर हो गया। तो हमारा आंसर देख लेते हैं हमारा जो आंसर है वो हमारा बी बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है, जिन्होंने जिन्होंने बी दिया है उनका सही है। बाकी अपना करेक्शन कर लें और नोट कर लें कि आप कितना सीख रहे हैं। यानी कि जब सी लैंग्वेज का एग्जाम आएगा तो कुछ इसी तरीके, जब डीआरडीओ में कुछ आप एग्जाम देने जाएंगे तो कुछ इस तरीके का ही आपको फेस करना होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, ठीक है। निम्न में से बेल या बीप के लिए जो सिंबल प्रयोग किया जाता है, बेल या बीप के लिए जो सिंबल प्रयोग किया जाता है वो किसके लिए होता है, यानी कि इनमें से अब ये किसका पार्ट है। आप क्या है कि आपको पता ही नहीं चलेगा अगर ये क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, ये नहीं पता चलेगा आपको कुछ भी, क्योंकि ना तो इसमें लिखा है कि सी लैंग्वेज में होता है, ना ही इसमें सी प्लस प्लस लिखा है, ना ही इसमें जावा लिखा है, इसमें कुछ नहीं लिखा है। लेकिन जिन लोगों ने प्रोग्रामिंग कर रखी है सी या सी प्लस प्लस की, तो उन लोगों के लिए बेनिफिट है ना। और अब बात कर लेते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने जो जानते हैं। अब जो सिर्फ सी जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते हैं, ये उसका, जो लोग सी जानते हैं उनका आंसर उसको उनको, ये मैं उनके लिए बता रहा हूँ, जो लोग सी जानते हैं और वो उनको आंसर नहीं पता, तो वो कैसे गैस करेंगे, कैसे गैस करेंगे, मैं बताता हूँ कैसे गैस करेंगे। कि भाई देखो, ये तो आपको पता है नेक्स्ट लाइन के लिए होता है यूज, किसके लिए होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए, ठीक है ना। और वो किसके लिए होता है, वो किसके लिए होता है, वो अलग है, ठीक है ना। और ये अलग है और ये अलग है। तो जब हमें पता है कि ये चीज है, ये चीज है और ये चीज है, तो बैल या बीप के लिए है, तो हमारा कौन सा यूज होगा, पहला यूज होगा हमारा, ठीक है। तो इसमें से आप ऑप्शन में से ये आप क्या लगा लोगे, अपनी नॉलेज के बेस पे ऑप्शन में से आप सही कर लोगे कि हाँ कौन सा ऑप्शन मेरा क्या क्या काम कर रहा है, किस, आप इन तीनों ऑप्शन के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है ना। चारों ऑप्शन के बारे में कुछ ना कुछ अगर आप जानते हैं तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो बैल के लिए क्या होता है मेरा, बी होता है, ठीक है। एक हल्की सी बीप आती है जब आप प्रोग्राम को कंपाइल कराते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। अब आप देख लेते हैं टैब के लिए, टैब के लिए प्रयोग में आने वाला सिंबल कौन सा है। अब ये भी वही बात है, ये भी किसके से रिलेटेड है, सी से रिलेटेड है ये भी आपका। तो टैब के लिए कौन सा है, टैब के लिए, टैब के लिए हमारा है, आंसर दीजिए। हाँ, बी, तो मोस्टली पता होना चाहिए सबको। टैब के लिए हमारा स्लैश टी लगता है, तो बी आंसर हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। ये हमारा आंसर है कि अगर हमें टैब के माध्यम से अगर हमें कोई चीज प्रिंट करानी हो आउटपुट पे, तो हम स्लैश टी लगाते हैं सी लैंग्वेज में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इंटीजर, इंटीजर की स्टोरेज रेंज क्या होती है, इंटीजर की स्टोरेज रेंज क्या होती है, इंटीजर की स्टोरेज रेंज क्या होती है। तो इंटीजर की जो स्टोरेज रेंज होती है हमारी क्या होती है, 0 से 256, ठीक है। तो इसमें हमारा आंसर
बोलिए, आंसर का मैं वेट कर रहा हूँ। आंसर आपके सामने दे भी चुका हूँ, फिर भी मैं वेट कर रहा हूँ। फिर भी मैं वेट कर रहा हूँ, आंसर दे चुका हूँ। आंसर आपकी स्क्रीन पे आंसर आने चाहिए। चलिए, ए सामने है आपका आंसर, लेकिन आंसर आपके रुक गए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक वेरिएबल का अधिकतम साइज क्या होता है? एक वेरिएबल का अधिकतम साइज क्या होता है? जैसे कि बाइट्स के अंदर हम साइज की बात करते हैं, एक वेरिएबल का अधिकतम साइज क्या होता है, वो बताइए। एक वेरिएबल का, हम किसकी बात कर रहे हैं? सी, ये हमारा सी का टॉपिक हो गया। एक वेरिएबल का अधिकतम साइज क्या होता है? ठीक है ना, और ये किसी भी लैंग्वेज में कॉमन काम करेगा, किसी भी लैंग्वेज में काम करेगा, वेरिएबल के साइज। ठीक है ना, तो मुझे बताइए, एक वेरिएबल का ओ 32 गलत। अधिकतम साइज पता है ये क्या लिखे हुए हैं? ये लिखे हुए हैं बाइट्स। ठीक है, ये क्या लिखे हुए हैं? बाइट लिखे हुए हैं। श्री लक्ष्मी, तो जो श्री लक्ष्मी है और हर्ष शर्मा, दीजिए। जिनको नहीं पता टिक तो मारना ही पड़ेगा दोस्त, जिनको नहीं पता टिक तो मारना ही पड़ेगा ना, इसलिए एग्जाम में बैठे हो आप लोग। एग्जाम में बैठे हो तो क्या करोगे? आप टिक तो लगाएंगे ही, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। और अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप लोग क्या करोगे? टिक तो मार के आओगे ना। तो इसलिए तो हर चीज में पढ़ाई होती है ना। हर चीज में क्या होती है? पढ़ाई होती है। तो ये मत सोचना कि हम मतलब कि जो है एमसीक्यू यहाँ कर देंगे तो वहाँ अच्छा कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। एमसीक्यू के लिए नॉलेज होना बहुत जरूरी है, चाहे वो एग्जाम हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आंसर नहीं पता इसका। तो मैक्सिमम जो साइज होता है ना, अधिकतम जो साइज होता है किसी का भी 8, 8 से ज्यादा नहीं होता। किसका? 8 से ज्यादा नहीं होता। तो इसका आंसर क्या है? 8 है, यानी कि ए इसका सही आंसर है। तो मैक्सिमम जो वेरिएबल का साइज होता है वो 8 से ज्यादा नहीं होता। ठीक है ना, 8 हमारा इसका साइज है। ठीक है ना, अब ये है हमारा एंड ऑपरेटर। ये क्या है? हमारा एंड ऑपरेटर। डबल ए लगा रखा है ना आपके सामने। ये क्या है? हमारा एंड ऑपरेटर। यह है ऑपरेटर किसका उदाहरण है? यह ऑपरेटर किसका उदाहरण है बताइए? यह ऑपरेटर किसका उदाहरण है? यह ऑपरेटर किसका उदाहरण है? अलाइनमेंट का तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम बात कर रहे हैं, यह ऑपरेटर किसका उदाहरण है? लॉजिकल, 12 का सी, के, सी ऑब्वियसली। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट वैसे ही गलत हो गया, और इंक्रीमेंट भी हमारा क्या हो गया? गलत हो गया। दो आंसर तो हमारे गलत हो गए। अब बचे दो आंसर। सी और डी में है, तो सी और डी में लॉजिकल है या रिलेशनल है, आपको ये पता लगाना है। कि दो तो हमारे ऑलरेडी गलत हो गए। एक्चुअली हम ऑप्शन से भी सीख सकते हैं। अलाइनमेंट और इंक्रीमेंट तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है ना, अब हमारा बचा लॉजिकल और रिलेशनल। तो क्या है हमारा? ये लॉजिक सेट करने वाला फॉर्मूला है। ये क्या है? हमारा लॉजिक सेट करता है। ठीक है, तो लेकिन क्या हुआ? क्या दे रहे हो? सी दे रहे हो ना। ये हमारा क्या है? रिलेशनल। क्या है ये? हमारा रिलेशनल का उदाहरण है। एक रिलेशन बनाता है ये। ठीक है, हर्ष, ऊपर से लेकर नीचे तक सबने सी पकड़ा है। ठीक है, कोई डाउट हो तो देख लेना। अभी भी ए दे रहे हो, जबकि मैंने तो मना कर दिया। मैंने तो मना कर दिया, ए और बी को तो मैंने बिल्कुल ही मना कर दिया। तो आप लोग ए तो मत दीजिए, कम से कम ए तो मत दीजिए। ठीक है, रिलेशनल। आप करते हैं 12, और जो देखने के बाद आंसर देंगे उनका वैसे भी गलत हो जाता है वो। ठीक है, वैसे भी वो गलत है, उसमें क्या करेंगे आप? छोड़ दिया आपने। मैंने बोला था आपको कि अपनी
टिक कर लीजिएगा, टिक करिए उस चीज को, और जो लोग वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक जरूर करते रहिए, ठीक है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं ऑपरेटर एंड का उपयोग किया जाता है। ऑपरेटर एंड का उपयोग, ये एंड का सिंबल है, एंड का सिंबल है, तो ये कौन सा ऑपरेटर है, ये एक बिटवाइज ऑपरेटर है। तो हमारे लॉजिकल और ये इनमें से कोई नहीं, ये तो गलत हो गए, है ना, ये तो गलत हो गए दोनों हमारे, सीओडी तो हमारे गलत हो गए, ठीक है। और वो किसका है, ऑपरेटर पूछ रहा है किस टाइप का ऑपरेटर है। एंड ये जो परसेंटेज का साइन, ये एंड परसेंट का साइन, एंड का जो साइन लगा है वो एंड है, ए एन डी एंड है। तो आप लोगों को आंसर मिल गया होगा। तो मैंने बोला आपसे सीओडी तो गलत हो चुका, जब सीओडी गलत हो चुका है तो क्यों बार बार आंसर दे रहे हो डी, है क्यों दे रहे हो। देखिए ये एक बिटवाइज ऑपरेटर है, ये क्या है कि बिटवाइज ऑपरेटर है, समझते क्यों नहीं है आप लोग बात को, ये एक बिटवाइज ऑपरेटर है। तो मैंने सीओडी तो मैंने खत्म कर दिया, अब आपके पास में बचा क्या, ए और बी आंसर है, आंसर इनमें से एक होना चाहिए, ए या बी, ठीक है ना। तो बिटवाइज बिटवाइज एंड है या बिटवाइज और है, आपको तो ये बताना है बस, ठीक है ना। और इतना इजी भी नहीं बता पाओगे, जब यहाँ पे एंड लगा तो क्या होगा मेरा आंसर, बिटवाइज एंड, बिटवाइज एंड होगा। तो एंड हमारा सही आंसर है, बिटवाइज एंड, इतना तो देख ले करो, कौन सा ऑपरेटर है, बिटवाइज ऑपरेटर है। और जिनको नहीं पता वो आज जाके अपने जो है नोट्स में जाके चेक करेंगे और देखेंगे कि कितना हम पढ़ रहे हैं कितना नहीं पढ़ रहे हैं, इन सब चीजों को आपको देखना आना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। ये बिट है, बिटवाइज बोलते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। बिटवाइज ऑपरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, बिटवाइज ऑपरेटर का उपयोग कहाँ किया जाता है, नीचे चल गए, नंबर को गुणा करने के लिए गलत हो गया, नंबर को बांटने के लिए गलत हो गया, ठीक है। अब बचे हमारे दो, जरूरी बिट को जीरो में सेट करने के लिए होता है या जरूरी बिट को एक में सेट करने के लिए होता है, जरूरी बिट को जीरो में सेट करने के लिए होता है या जरूरी बिट को एक में सेट करने के लिए होता है। तो मैंने आपके लिए आसान कर दिया, सीओडी तो मैंने गलत कर दिए, सीओडी तो मैंने गलत कर दिए, अब बचे दो, तो जरूरी बिट को वन में सेट करने के लिए होता है या जरूरी बिट को जीरो में सेट करने के लिए होता है, कम से कम गलत दोगे तो ज्यादा गलत नहीं दोगे, है ना। इसलिए मैंने दो आपके लिए, तो मैं दो ही कर देता हूं, बी पे आंसर दे रहे हो, बी पे आंसर, जबकि सीओडी मैं ऑलरेडी हटा चुका हूं आपके केस में, ठीक है ना। और अभी भी आप जो है सही का चूज नहीं कर पा रहे हैं। बिटवाइज ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है जरूरी बिट को वन में सेट करने के लिए, जरूरी बिट को जीरो में सेट करने के लिए। हमेशा वन में सेट करने के लिए किया जाता है, किसमें, वन में, ठीक है। तो जरूरी बिट को वन में सेट करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ए हमारा क्या है, सही आंसर है। तो कुछ सीख लीजिए, ठीक है ना, एग्जाम में आएगा तो गोल हो जाएंगे, ठीक है ना। कहने के लिए आप डीआरडीओ की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी ही मुश्किल होने वाली है, क्योंकि आंसर जो आज की जो मैं सीरीज लेकर आया हूँ उसमें आप लोग बहुत कम आंसर का जवाब दे पा रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ से है आज, क्वेश्चंस लैंग्वेजेस से हैं, और ये पूरी सीरीज है, कुछ पार्ट लैंग्वेज का आएगा, इसके बाद में और भी पार्ट आने वाले हैं, इसके अंदर 52 क्वेश्चंस हैं, तो और भी पार्ट आने वाले हैं, आपको पता लग जाएगा कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो। और एग्जाम में यकीन मानिएगा, दो बार अटेंड कर चुका हूं मैं एग्जाम को, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसे ही एग्जाम आएंगे आपके सामने, और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उनको भी पता होगा, है ना। एग्जाम में रोने से अच्छा यहीं रो लो। स्ट्रिंग की लेंथ को खोजने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, स्ट्रिंग की लेंथ को खोजने के लिए, जैसे कि सपोज करो, जैसे यहाँ पे नाम लिखा है ओंकार, क्या लिखा है, ओमकार, ठीक है ना, ओमकार। वो कह रहा है कि स्ट्रिंग, ये क्या है मेरी, एक प्रकार की क्या बन गई, मेरी स्ट्रिंग बन गई, ये क्या है, मेरी स्ट्रिंग है, ठीक है ना। अब इसको, अब इसको क्या है, वो कह रहा है कि इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 1 2 3 4, तो 4 वर्ड की लेंथ हो गई मेरी, तो ये इसकी लेंथ कितनी है, 4। तो पूछ रहा है कि स्ट्रिंग की लेंथ को खोजने के लिए किस फंक्शन का यूज किया जाता है, तो उपरोक्त में सभी, तो डी तो मैंने तुम्हारा गलत कर दिया, चलो डी भी गलत हो गया।
ठीक है ना। STR UPR, जो कि STR UPR क्या होता है, STR UPR क्या होता है, अपर केस के लिए होता है, अपर केस के लिए होता है, ये भी गलत हो गया मेरे लिए, ठीक है। और अब इसके बाद में क्या, STRLW लोअर केस के लिए हो गया, और STRLN अभी तक किसी ने भी आंसर नहीं दिया है, तो इट मीन्स एक दो तीन जनों ने आंसर दिया है, इट मीन्स आप लोग कहाँ हो, आइडिया लगा लीजिए आप लोग। इसलिए आप सभी लोगों से जब हमने वीडियो बनानी स्टार्ट करी थी, सभी को हमने इन्फॉर्म कर दिया था कि इन्फोट्रेड का एप्लीकेशन ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आप हमसे जुड़िए, सारे डाउट क्लियर होंगे। लेकिन अभी तक किसी स्टूडेंट ने हमारी बात नहीं सुनी है। जो भी स्टूडेंट है मोस्टली हमारे पास में हमारे मेंबर बन चुके हैं, लेकिन चलिए कोई नहीं, ये आपका अपना फैसला है, हमारा बात काम आपको बताने का है, गाइड करने का है, ठीक है ना। तो स्ट्रिंग लेंथ जो होती है, स्ट्रिंग की लेंथ को काउंट करते हैं यूजिंग सी लैंग्वेज, ठीक है, और यूजिंग अनदर लैंग्वेज, ठीक है ना। स्ट्रिंग लेंथ, स्ट्रिंग लोअर केस, क्लियर हो गया, समझ में आया बात। तो स्ट्रिंग लेंथ ए हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका, ठीक है। और अब इसके जैसे ही ये खत्म होगा, दूसरी टॉपिक चालू रहेगी, यानी कि इसके इसके बाद में अलग क्वेश्चन आने लग जाएंगे, वो सीरीज वाइज क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन हमने इसमें लैंग्वेज से लिए, कुछ क्वेश्चन इसमें हमने डेटाबेस से लिए हैं, ठीक है। आगे अब आगे को देखेंगे तो आपको इंटरेस्ट जागने लगेगा आपका, ठीक है ना। एरे का उपयोग किया जाता है, एरे का उपयोग देखिए लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज में क्या होती है, कॉमन चीज होती है, जैसे इफ एल्स कंडीशन कॉमन होती है, लूपिंग कॉमन होता है, कंडीशन कंट्रोल कॉमन होते हैं, तो ऐसे ही हर लैंग्वेज में सिंटैक्स अलग अलग होते हैं, ठीक है ना। लैंग्वेज का प्रोसेस सेम होता है, यानी कि एरे भी पार्ट है लैंग्वेज का। तो एरे का उपयोग कहाँ किया जाता है, ठीक है ना, वैल्यू को मेमोरी में स्टोर कराने के लिए, वैल्यू को मेमोरी में डिलीट करने के लिए, आउटपुट के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। हाँ जी, दीजिए आंसर। वैल्यू को मेमोरी में स्टोर कराने के लिए, बिल्कुल सही बात है। वैल्यू को मेमोरी से डिलीट करने के लिए, बिल्कुल सही बात है। और आउटपुट के लिए भी किया जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर दीजिए। मैं खुद ही बोल चुका हूं अभी तो। वैल्यू को मेमोरी से स्टोर करने के लिए बिल्कुल सही बात है, वैल्यू को मेमोरी में डिलीट करने के लिए बिल्कुल सही बात है, आउटपुट के लिए बिल्कुल सही बात है। जब मैं इतना बोल चुका हूं तो तब तो आंसर दे दो करो। उपरोक्त सभी, ठीक है, ठीक है। जिनको नहीं पता वो सीखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। और मैं टॉपिक बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। आप देखिए टॉपिक चेंज हो गया, दूसरे क्वेश्चन आने लगे हैं, ठीक है। टॉपिक चेंज हुआ, दूसरे क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, कैंडिडेट की जिसे आप प्रत्येक पंक्ति को विशिष्ट के रूप में पहचानने के लिए चुनते हैं, यानी कि स्पेशल की के रूप में पहचानने के लिए चुनते हैं, उसे क्या कहते हैं, कैंडिडेट की जिसे आप स्पेशल की के माध्यम से चुनते हैं, उसे क्या करते हैं। देखिए कैंडिडेट की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, आंसर दीजिए। एकता साहू ने आंसर दिया है, और दीजिए आंसर मुझे। एकता ने एक बार आंसर कर दिया, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। और याद रखिएगा, अपने आंसर को एक बार आपने कमेंट कर दिया तो उसको बदलिए मत ना, क्योंकि एग्जाम में आपको बदलने का मौका नहीं मिलेगा जब सबमिट हो जाएगा तो, ठीक है। तो क्या होती है, ना ही वो अल्टरनेट की होती है, ना ही वो फॉरेन की होती है, और ना ही वो नन ऑफ दीज होती है। तो क्या बचा, अब तो आंसर दे दो। ना ही वो अल्टरनेट की होती है, ना ही फॉरेन की होती है, ना ही नन ऑफ दीज अबव होती है। तो क्या बचा, आप तो दे दो आंसर, अब भी दे दो यार। हाँ, प्राइमरी की क्या होती है, कैंडिडेट की क्या होती है, जिसे आप प्रत्येक पंक्ति को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए चुनते हैं, उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्राइमरी की, ठीक है, प्राइमरी की कहते हैं। नहीं खुश मत हो एकता, खुश मत हो, आपका आंसर गलत मानूंगा मैं, आपने हमेशा अपने आंसर को बदलने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटिटी का गुण है, डेटाबेस आपने पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन जो आ रहे हैं किससे आ रहे हैं, डेटाबेस से आ रहे हैं। आरडीबीएमएस डीबीएमएस से रिलेटेड जो है क्वेश्चन, पहले लैंग्वेज से रिलेटेड थे, अब जो है
किससे है? आरडीबीएमएस से, डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, ठीक है ना। तो ये भी आपका पार्ट है, डीआरडीओ के सिलेबस में है डेटाबेस, आपको पता है अच्छे से। तो ये कहाँ से आ रहा है, ये मत सोचना कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। हाँ, तो एक बार करो या 2 बार करो, बात तो वही है। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटिटी का गुण है, ग्रुप है, टेबल है, एट्रीब्यूट्स है या स्विच बोर्ड्स है? स्विच बोर्ड्स हमारा ऑलरेडी गलत हो चुका है, ग्रुप हमारा ऑलरेडी गलत हो चुका है, बचा हमारा टेबल और एट्रीब्यूट्स। बताइए कौन बताएगा? बचा हमारा टेबल और एट्रीब्यूट्स। मैंने डी गलत कर दिया है आपका और ग्रुप गलत कर दिया है, तो क्या एंटिटी के, एंटिटी में कौन से गुण होते हैं हमारे? कौन से होते हैं? एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट से गुण होते हैं। एट्रीब्यूट्स क्या होती हैं? फील्ड्स होती हैं हमारी, ठीक है ना। तो सी हमारा क्या है? डेटाबेस जब आप सीखेंगे, कॉलम होते हैं उसमें, फील्ड्स होती हैं, फील्ड्स को एट्रीब्यूट्स, है ना, एंटिटी के गुण होते हैं उसके अंदर। जब आप पढ़ेंगे एंटिटी एट्रीब्यूट्स टेबल के बारे में तो आपको नॉलेज होगी, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं डेटाबेस। डीबीएमएस के संचालन के दौरान कौन सी फाइलें उपयोग की जाती हैं? डीबीएमएस के संचालन के दौरान, डीबीएमएस के संचालन के दौरान कौन सी फाइलें उपयोग की जाती हैं? फाइलें उपयोग की जाती हैं, ध्यान रखिएगा, फाइलें पूछ रहा है। क्वेरी लैंग्वेज एंड यूटिलिटीज, डीएमएल एंड क्वेरी लैंग्वेज। डी। डीबीएमएस के संचालन के दौरान कौन सी फाइलें का उपयोग किया जाता है? यहां पे पूछ रहा है फाइलों का उपयोग किया जाता है, फाइलों का उपयोग किया जाता है। तो वो किसमें? डेटा डिक्शनरी एंड ट्रांजैक्शन लॉग में है या फिर डेटा डिक्शनरी एंड क्वेरी लैंग्वेज में है? तो डेटा डिक्शनरी एंड क्वेरी, डेटा डिक्शनरी एंड, डेटा डिक्शनरी एंड, मैंने बताया था क्या? डेटा डिक्शनरी एंड ट्रांजैक्शन लॉग और डेटा डिक्शनरी एंड क्वेरी लैंग्वेज। तो डेटा डिक्शनरी एंड ट्रांजैक्शन लॉग, ये हमारा सही आंसर है। सी, जिन्होंने सी दिया उनका आंसर बिल्कुल सही है, नोट कर लीजिएगा इसको भी। आगे देखते हैं, ईआर मॉडल क्या है? ईआर मॉडल क्या है? देखिए, ये भी मैंने शायद कल बताए थे अपनी क्लास में, मैंने ऑलरेडी समझा चुका हूँ ईआर मॉडल। ईआर मॉडल के बारे में, फिजिकल मॉडल है, कंसेप्चुअल मॉडल है, बोथ ऑफ अबव है, नन ऑफ दीज है। तो फिजिकल मॉडल तो नहीं है, ठीक है, नन ऑफ दीज भी नहीं है, दो तो मैंने गलत कर दिया आपके। अब बचा क्या? बोथ ऑफ अबव हो गया या फिर क्या हो गया? जब मैंने एक खत्म कर दिया तो बोथ ऑफ अबव भी खत्म हो गया, देखा जाए तो आंसर निकल के आ रहे हैं कंसेप्शनल। तो कंसेप्शनल मॉडल हमारा सही है, ठीक है, क्लियर है। कुछ लोग पढ़ते हैं शायद। आईडी का पूरा नाम बताइए, आईडी का पूरा नाम बताइए। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेटा इन्वायरमेंट, ठीक है, और इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, बताइए। या इनमें से कोई नहीं? तो डी तो मेरा गलत हो गया, डी तो मेरा गलत हो गया। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है, इंटीग्रेटेड डेटा इन्वायरमेंट है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट है। ये एक इंटीग्रेटेड है, एक इंटीग्रेट है, एक इंटीग्रेटेड है और एक इंटीग्रेटेड है। सी में देखिएगा, सी में कंफ्यूज मत होना, ऊपर का नीचे का सेम लिखा हुआ है। तो अगर मैं बात करूं आपकी, बी और डी तो गलत हो गए, बी और डी तो गलत हो गए, बचा क्या? इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट और इंटीग्रेट डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो ये चीज है, तो देख लीजिएगा किस किसने टिक मारा है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। तो हमारा ए बिल्कुल सही है, इंटीग्रेटेड, क्योंकि इसमें स्पेलिंग इसकी कहाँ मिस्टेक हुई है? इंटीग्रेट कर रखा है, सी में क्या किया हुआ है? इंटीग्रेट। और यही मैंने आपको बताया था कि देखो, डी है ना, और डी और ये जो बी है मेरा, ये मेरा गलत हो चुका है, ये मेरा गलत हो चुका है, ठीक है ना। फिर मैंने हमने क्या कहा था? ए और सी में आप चूजिए, और ए और सी में हमारी इंटीग्रेट जो था वो गलत था। आईडी का पूरा नाम, ठीक है, डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, याद रखिएगा इसको। टीसीपी आईपी का यूज किसके लिए होता है? टीसीपी आईपी का यूज किसके लिए होता है? पहले तो टीसीपी क्या होती है आपको पता होगा, ठीक है ना।
अगर बता दूंगा तो फिर क्वेश्चन सही हो जाएगा यहाँ पे। तो क्या है डायलॉग मैनेजमेंट, ये हमारा यहीं से गलत हो जाता है। डायलॉग मैनेजमेंट हमारा गलत हो जाता है। बिट्स एंड फ्रेम कन्वर्जन, ये भी हमारा गलत हो जाता है। बिट्स एंड फ्रेम कन्वर्जन, ये हमारी कौन सी लेयर करती है? बिट्स एंड, देखिए बिट्स टू फ्रेम कन्वर्जन कौन सी लेयर करती है हमारी? डेटा लिंक फ्रेम कन्वर्जन। और उसको किस में होती है? लास्ट में फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर क्या करती है? बिट्स में हमारा आउटपुट निकालती है। तो लेयर के बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे। ट्रांसमिशन कंट्रोल, आप लोगों ने सबने सही आंसर दिया है, ट्रांसमिशन कंट्रोल। ठीक है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल हमारा सही है, सही आंसर है। ठीक है, आप तो बी मत दो कम से कम। हाँ बी मत दो। और जरूरी नहीं कि जहां पे टीसीपी आए वहां पे आंसर ट्रांसमिशन कंट्रोल होगा। ठीक है ना। वह तकनीक शब्द जो किसी संचार माध्यम से सूचना प्रदान करने की क्षमता दर्शाती है, कि वह तकनीक शब्द जो संचार के माध्यम यानी कम्युनिकेशंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की क्या एफिशिएंसी को दर्शाती है? इंफॉर्मेशन की जो जो हमारी इंफॉर्मेशन है, जो कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइडर है हमारी, जो उसकी जो एफिशिएंसी है वो कौन दिखाता है? मॉडेम दिखाता है, गेटवे दिखाता है, वेबसाइट दिखाती है। तो वेबसाइट एकदम गलत हो गया, मॉडेम एकदम गलत हो गया, गेटवे एकदम गलत हो गया, तो बचा क्या? अब तो सही आंसर दे दो। देख एक तरह डिलीट कर दिया। अरे मैंने तो ऑलरेडी गलत कर दिया। मॉडेम, मॉडेम गलत है, वेबसाइट गलत है, तो क्या बची? बैंडविड्थ बची। बैंडविड्थ मेरी सही है। बैंडविड्थ क्या है? एफिशिएंट डेटा ट्रांसमिशन, जो डेटा हम जो ट्रांसफर करते हैं उसकी स्पीड, यानी कि उस शब्द की संचार माध्यम की जो सूचना की जो उसकी एफिशिएंसी है वो बैंडविड्थ बताती है हमें। ठीक है, टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग का उदाहरण है हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स तथा फुल। तो ये आपको पता होना चाहिए। टेलीविजन का ब्रॉडकास्टिंग का उदाहरण क्या है? हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स तथा फुल क्या है? चलिए बात कर लेते हैं। सिंप्लेक्स तथा फुल ये गलत हो गया मेरा, सिंप्लेक्स तथा फुल गलत हो गया, और ए भी मेरा गलत हो गया। हाफ डुप्लेक्स, ए भी मेरा क्या हो गया? हाफ डुप्लेक्स। सिंप्लेक्स तथा फुल ये भी गलत हो गया। बचा क्या मेरा? फुल डुप्लेक्स और सिंप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स और मेरा सिंप्लेक्स बचा है। तो ये मेरा क्या हुआ? ये मेरा गलत हो गया। तो अब बचा मेरा बी, फुल डुप्लेक्स सिंप्लेक्स। मिस्टर यश, और बताइए। गुड। इनके बारे में किसी को नहीं पता। जब आप नेटवर्क टोपोलॉजी पढ़ेंगे या फिजिकल मतलब लेयर्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना, पहले लेयर पढ़िए, फिर टोपोलॉजीज को पढ़िएगा, फिर उसके बाद में हमारा तीसरा चैप्टर आता है हमारा डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स। ठीक है ना, इसको आप पढ़िएगा। जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आप इसको क्लियर करेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा जो ब्रॉडकास्टिंग होती है सिंप्लेक्स के थ्रू होती है। तो हमारा आंसर सिंप्लेक्स सही है। क्लियर है, अच्छी बात है जो पढ़ रहे हैं। गुड। अब बात कर लेते हैं हाफ डुप्लेक्स संचार में। हाफ डुप्लेक्स संचार में क्या होता है? संपूर्ण संचार केवल एक पार्टी डेटा संचरित कर सकती है। ठीक है, दोनों पार्टी संचित कर सकती है परंतु एक ही समय पर। ठीक है ना, एक ही समय पर दोनों पार्टी संचित कर सकती हैं, कोई भी पार्टी संचरित नहीं कर सकती है। तो अब ये जो मेरा हाफ डुप्लेक्स का उदाहरण है, आप लोगों ने अगर डुप्लेक्स पढ़ी होंगी तो नहीं पढ़ी होंगी तो पढ़ लेना। ये एमसीक्यू इसलिए बनाया गया कि आपके टॉपिक कवर हो जाएं। तो हम मैं अगर बात करूं तो डी, तो मेरा डी भी गलत हो गया। कोई भी पार्टी संचित नहीं कर सकती, तो मेरा डी गलत हो गया। ठीक है, और मेरा सी भी गलत हो गया। देखिए मेरा सी भी गलत हो गया, डी भी गलत हो गया। एक ही समय पर दोनों पार्टी संचित, जबकि हाफ डुप्लेक्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो मेरा डी और सी बिल्कुल तय। आंसर देने से पहले, आंसर देने से पहले क्या हो, सोच लेना। डी और सी मेरा क्या हो गया? गलत हो गया। डी और सी मेरा क्या है? गलत हो चुका है। क्लियर है। अब संपूर्ण संचार में केवल केवल एक पार्टी डेटा संचित कर सकती है। अब बी में क्या करा? दोनों पार्टी संचित कर सकती है परंतु एक समय में, एक ही समय पर नहीं, एक ही समय पर नहीं कर सकती। ठीक है, दोनों पार्टी संचरित कर सकती है परंतु एक समय पर नहीं कर सकती। यही मेरी क्या है? फुल डुप्लेक्स का मेरा बैकलॉग है।
यही मेरा आंसर फुल डुप्लेक्स का, सॉरी हाफ डुप्लेक्स का मेरा यही बैकलॉग है कि दोनों पार्टी कर तो सकती हैं लेकिन एक समय पर नहीं कर सकती हैं। ठीक है, तो आंसर मेरा ऑलरेडी बन गया है क्या, बी मेरा आंसर बन गया है। ठीक है, ये हमारा बी आंसर है। डुप्लेक्स को पढ़ लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूं। ठीक है, ओके, चलते हैं आगे। कंप्यूटर के बीच डेटा का आदान प्रदान के नियम कहलाते हैं, कंप्यूटर के बीच में डेटा के आदान प्रदान के नियम को कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? इंटरकनेक्शन, समकालीन पैकेज, डेटा संचरण पैकेज। देखिए यहां पे बात कर रहा है किसकी, नियम की। कंप्यूटर के बीच डेटा आदान प्रदान के नियम कहलाते हैं, यहां पे बात कर रहा है नियम की, नियम की बात कर रहा है। ठीक है, तो इंटरकनेक्शन मेरा गलत हो गया, समकालीन पैकेज मेरा गलत हो गया। अब बात कर लेते हैं किसकी, सीओडी की, बात कर लेते हैं सीओडी की, बात कर लेते हैं सीओडी की। बचा मेरा सीओडी, इंटरकनेक्शन, समकालीन पैकेज, दोनों मेरे गलत हो गए हैं। यस जी, गलत हो गया है, ठीक है ना। इंटरकनेक्शन, समकालीन पैकेज, ए बी मेरे गलत हो गए। अब बचा मेरा क्या, सी और डी बचा मेरा। ठीक है, सी और डी, एकता साहू। तो भाई नियम की बात कर रहे हैं ना हम, तो जब हम नियम की बात कर रहे हैं तो टीसीपी आईपी में यही तो होता है। एफटीपी में क्या होता है, एफटीपी क्या होता है, एचटीटीपी भी क्या होता है, ये सेट ऑफ प्रोटोकॉल होते हैं। ठीक है, तो क्या है मेरा, प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल मेरा सही आंसर है, सी मेरा सही आंसर है। जिसने नहीं दिया वो अपने आप मार्क कर लीजिएगा, आपने रॉन्ग आंसर दिया है। ठीक है, क्लियर हो गया। अभी भी डी दे जा रहे हैं, अरे वहां पे लिखा तो है आदान प्रदान, डेटा के बीच जो आदान प्रदान होता है उसका नियम कहलाता है। तो पढ़ाई करेंगे तो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, 27, एक नोड जो दूसरी नोड से संसाधनों का आदान प्रदान करती है कहलाती है क्लाइंट सर्वर मेजबान एनओएस। क्लाइंट सर्वर मेजबान एनओएस। तो क्या, एक नोड जो दूसरी नोड से संसाधनों को आदान प्रदान करती है वो क्या कहलाती है, नोड। एक नोड, एक नोड जो दूसरी नोड से संसाधनों को आदान प्रदान करती है वह कहलाती है सी मेजबान, गलत हो गया। डी एनओएस, गलत हो गया। तो कुछ ऑप्शन देख के भी आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। तो दो तो मैंने गलत कर दिया आपके, सी और डी। अब आप क्या आंसर सुनना चाहता हूं मैं, क्या ए क्लाइंट बी सर्वर, ए क्लाइंट बी सर्वर। आंसर आ रहे हैं निकल कर, ए क्लाइंट बी सर्वर। तो बी, तो बी मेरा आंसर सही है, सर्वर। ठीक है, एक नोड जो दूसरी नोड से संसाधनों का आदान प्रदान करता है वह कहलाती है सर्वर। तो बी मेरा सही आंसर है। बात कर लेते हैं आगे की, ईमेल। ईमेल के लिए प्रोटोकॉल का उदाहरण है, ईमेल के लिए प्रोटोकॉल का उदाहरण है। देखिए हर चीज में प्रोटोकॉल होते हैं, हर चीज में क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं। जो लेयर, जब आप लेयर पढ़ेंगे ना, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, तो हर चीज में ना हर लेयर में एक प्रोटोकॉल सेट करते हैं। तो ऐसे ही हमने ईमेल क्या है हमारी, ईमेल का माध्यम हमारा क्या है, एक एप्लीकेशन लेयर से रिलेटेड है। ये ईमेल क्या है, एक सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर लेयर है एक प्रकार की ये। तो सॉफ्टवेयर लेयर में क्या होता है, तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं सॉफ्टवेयर लेयर में भी। क्या है, एआरपी गलत हो गया, डीबीए डीएमएस गलत हो गया, एसएमटीपी एक बचा हमारा, एसएमटीपी एक बचा हमारा आईएम। तो इन दोनों में से आपको चूज करना है, क्या क्या प्रोटोकॉल होता है उसका, है मेल का। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाँ, सी हमारा जो है बिल्कुल सही आंसर है। सी हमारा क्या है, सिंपल मेल बोलो, शॉर्ट मेल ट्रांसपोर्ट, शॉर्ट मैसेज ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। शॉर्ट मेल नहीं बोलेंगे इसको, ठीक है, शॉर्ट मैसेज ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। ठीक है, ये हमारा आंसर है। को अब देखिए वो डेटाबेस का, डेटाबेस का कुछ पार्ट पता, कुछ पार्ट मैंने वेब का लिया है, कुछ पार्ट हम वेब का लेकर आए, कुछ पार्ट हम डेटाबेस का लेकर आए, कुछ पार्ट हम किसका लेकर आए, उसका लैंग्वेज का लेकर आए, और कुछ पार्ट हम लेकर आएंगे आपके लिए इसका। अब ये बात कर लेते हैं, ये हम एक्सेल में पहुंच चुके हैं, हम किस में पहुंच चुके हैं, एक्सेल में। ठीक है, तो कॉज इवन फैक्ट एक्सपोनेंटल किस कैटेगरी के फंक्शन है, कॉज इवन फैक्ट एक्सपोनेंटल किस कैटेगरी के फंक्शन है, बताइए।
एक्सेल कितना जानते हैं आप लोग? हम्म। हम्म। अच्छा, ठीक है एक तो साहू। ठीक है, मान ली मैंने तुम्हारी बात। तो अभी हमारा क्या आंसर सही है इसमें? हमारा आंसर है बी। बी हमारा आंसर इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, बी आंसर हमारा क्या है इसमें, बिल्कुल सही आंसर है हमारा। तो ये सारे किसके फंक्शन है हमारे? ये आंसर जो है हमारे सब सारे किसके हैं? मैथ कैटेगरी के फंक्शन है, सारे के सारे मैथ कैटेगरी के फंक्शन है। ठीक है, मैथ कैटेगरी। टैली पैकेज, अभी देखो टैली का पार्ट भी लिया है मैंने इसके अंदर। किसका लिया है? क्योंकि एग्जाम में सब कुछ आएगा, तो ये टेस्ट सीरीज जो मैंने बनाई थी, मिक्स टेस्ट टेस्ट सीरीज बनाई है आपके लिए। ठीक है ना? तो क्या करेंगे, टैली पैकेज किसके द्वारा विकसित किया गया है? जो टैली का जो हमारा पैकेज है वो किसके, देखिए आप सब लोग बने हुए हैं हमारे साथ और बने रहिए। ठीक है ना? जो लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर सकते उनके लिए मैं इतना ही कहूंगा कि कम से कम मैं आपको लाइव आके इतना तो सिखा रहा हूँ कि डीआरडीओ के डीआरडीओ में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करा रहे हैं, है ना? तो इससे इससे क्या होगा कि आपको ये भी पता लगेगा कि हम डीआरडीओ में कौन कौन से टॉपिक कवर करा रहे हैं। तो ये पता लगना भी बहुत अच्छी बात है। और आप जो टॉपिक आपके सामने आ रहे हैं उसको आप अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है ना? अगर आप मेंबर भी नहीं बन सकते, अगर आप इन्फो ट्रेड का एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड कर सकते, तो कोई बात नहीं, आप जो है इसके थ्रू अपनी तैयारी को रखिएगा। ठीक है, मेन चीज हमारा बस सिर्फ तैयारी करने से मतलब है कि कितने आप अच्छे से आप तैयारी करते हैं। ठीक है, तो टैली पैकेज द्वारा किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, कोरल कोरल सॉफ्टवेयर के ये भी गलत हो गया, वैदिका सॉफ्टवेयर ये भी गलत हो गया। तो बचा क्या? टैली सॉल्यूशन। टैली सॉल्यूशन हमारा क्या है? सही आंसर है। ठीक है, टैली सॉल्यूशन हमारा क्या है? सही आंसर है। ठीक है, ओके। एक बैंक, लिखा है एक बैंक से दूसरे बैंक में राशि ट्रांसफर करने के लिए किस वाउचर एंट्री का प्रयोग किया जाता है? एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने के लिए पैसों को किस वाउचर एंट्री का यूज किया जाता है? तो वाउचर एंट्री मैंने ऑलरेडी बता रखी है। टैली का पैकेज मैंने ऑलरेडी कराया हुआ भी है, यूट्यूब पे भी मैंने क्लास दी है, प्लस में मेरी जो एप्लीकेशन है मैंने उस पर भी क्लास दी है। ठीक है ना? तो पता होना चाहिए आपको। तो कौन सी है एंट्री मेरी? इसने मुझे किसी ने जवाब दिया है, शायद हाँ दिया है। अब बस मिस्टर यश, अब बार बार जवाब मत दो, वो टैली का तो पुराना निकल चुका। हम बात कर रहे हैं 31st क्वेश्चन की। एकता साहू। ठीक है। हम्म। आंसर दीजिए। तो क्या करेंगे हम, देखिए जब हम बात करते हैं बैंक, एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने के लिए, तो हमारा क्या है? पोस्ट डेटेड ये भी गलत हो गया हमारा, रिसिप्ट ये भी गलत हो गया हमारा। ठीक है ना? बचा क्या हमारा? पेमेंट, पेमेंट भी गलत हो गया। तो अब हमारा क्या बचा? कॉन्ट्रा। तो कॉन्ट्रा क्या करते हैं, टैली के अंदर कॉन्ट्रा एक ऐसी वाउचर एंट्री है जिसके अंदर हम बैंक टू बैंक एंट्री कर सकते हैं, बैंक से बैंक में पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। किसके थ्रू? कॉन्ट्रा के थ्रू। आई होप आपने टैली सीखी होगी और आपको पता भी होगा टैली में कितने प्राथमिक ग्रुप बनाए जा सकते हैं। टैली में कितने प्राथमिक ग्रुप होते हैं? प्राथमिक ग्रुप कितने होते हैं टैली के अंदर? ठीक है, टैली में कितने प्राथमिक ग्रुप होते हैं? ये क्वेश्चन पहले भी एग्जाम में आ चुका है। तो आप आपको लोगों को पता होना चाहिए टैली में कितने प्राथमिक ग्रुप होते हैं। इनफैक्ट पिछले साल ही आया था एग्जाम, एग्जाम में दो क्वेश्चंस लगातार आए थे। ठीक है ना? टैली में कितने प्राथमिक ग्रुप होते हैं? वेरी गुड, गुड 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 गुड। और दीजिए आंसर। पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग?
ओंकार। रोते रहो, रोते हुए तुम बड़े अच्छे लगते हो सबको, रोते रहो बस, रोते रोते हंसना सीखो, ठीक है ना। बट हंसते हंसते रोना मत सीखना, तुम रोते 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 रहो बस, ठीक है। एकता साहू बड़ा सजा के करती है आंसर। चलिए ठीक है, 15 हमारा जो है सही आंसर है, ठीक है ना। सी सी हमारा क्या है कि टैली में प्राथमिक जो ग्रुप होते हैं वो एग्जिस्टिंग ग्रुप कितने होते हैं, 15 होते हैं, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर है। तो ये आंसर हमारा सही है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारी टैली, ठीक है ना। टैली में कितने ग्रुप, टैली में कितने ग्रुप प्री एग्जिस्टिंग होते हैं, टैली में कितने ग्रुप प्री एग्जिस्टिंग होते हैं, ठीक है ना, पूर्व परिभाषित होते हैं। कितने ग्रुप होते हैं पूर्व परिभाषित, बताइए जरा। पूर्व परिभाषित कितने होते हैं। यश, यश का आंसर आ गया है। और बताइए। बी, ओके, बी 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 बी। ओंकार, आप हंसो मत ना, रोते रहो। ओंकार, श्याम सिंह, श्याम सिंह को भी पता है। और किस किस को पता है। आंसर मैंने भी आंसर नहीं दिया, लेकिन आप लोगों से मैं आंसर ले रहा हूं, ठीक है। तो क्या है, और नहीं कर रहे। शिवानी, बी, तो बी हमारा क्या है, सही आंसर है। 28 प्री एग्जिस्टिंग पूर्व परिभाषित ग्रुप होते हैं, 28 ग्रुप होते हैं हमारे उसमें, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। टैली में कौन से लेजर पहले से बने होते हैं, टैली में कौन से लेजर प्रीडिफाइंड यानी कि पहले से बने होते हैं। तो आपने अगर टैली में काम किया होगा तो आपको पता होगा टैली में कौन से लेजर पहले से बने होते हैं। तो मुझे बताइए, टैली में कौन से लेजर पहले से बने होते हैं। हाँ, आंसर दीजिए। दीपांजलि। हम्म, एकता, सॉरी डीडी। देखिए, अब बात कर लेते हैं कैश की। तो प्री डिफाइन लेते तो कैश बना बनाया मिलता है, आप लोगों ने टैली सीखी है, मैंने सिखाई भी है। तो क्या है, कैश तो मिलता मिलता है। और क्या हमारा बी, बी जो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी हमारा प्री एग्जिस्टिंग जो हमारा जो लेजर होता है वो पहले से ही बना बनाया मिलता है, ठीक है ना। कैपिटल अकाउंट में थोड़ा संशय है, लेकिन जो नीचे लिखा हुआ है, अगर कैपिटल अकाउंट में थोड़ा संशय है आप लोगों को, तो नीचे जो लिखा है डी, ए और बी, तो जब ऊपर के दोनों होते हैं तो ऑब्वियसली डी आंसर होगा हमारा, है ना। ऑब्वियसली क्या होगा हमारा, डी आंसर। तो ओमकार ने तो बी पे टिक मार दिया है, तो जो बी पे टिक मारा वो गलत हो गया है, ठीक है। तुमने फिर क्वेश्चन बदल दिया अपना, कोई बात नहीं। तो ए और बी हमारा क्या हो गया, सही आंसर हो गया, क्योंकि दोनों ही लेजर हमारा प्री एग्जिस्टिंग होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे की, वाउचर एंट्री या लेजर को हटाने या डिलीट करने के लिए कौन सी शॉर्टकी का यूज करते हैं। वाउचर एंट्री को हम डिलीट करते हैं, कोई वाउचर एंट्री गलत हो गई तो उसका हम उसको कैसे करते हैं, उसको की कैसे उसको डिलीट करते हैं, उसका आंसर मैं आपसे पूछ रहा हूँ। एकता, हमारी क्लास की कोई टाइमिंग नहीं है, ठीक है ना। यूट्यूब पे हम हफ्ते में सिर्फ एक बार आते हैं, ठीक है, मैंने आपको बोला है। और ये पहले भी बोल चुका हूँ, ठीक है ना। हमारी जो क्लास चलती है वो चलती है 8 बजे से स्टार्ट होती है डेली बेस पे, वो भी हमारे एप्लीकेशन ऐप पे, इन्फो ट्रेड की जो एप्लीकेशन है उस पर स्टार्ट होती है, ठीक है। आंसर निकल के आ रहे हैं, गुड। और दीजिए आंसर। हम्म, सही है।